जी हाँ फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आज का ये जो सेशन है, दमदार सेशन 500 MCQ सीरीज़ का, वो स्टार्ट होने जा रहा है। ये आपका 27वां सीरीज़ है। 27वीं सीरीज़ में आज फिर करेंगे कितने क्वेश्चन को? आज फिर करेंगे 10 क्वेश्चन को। और आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, 10 क्वेश्चन में आपका कितना स्कोर हुआ, कितना आपने 10 क्वेश्चन में सही किया। और प्लीज़ अगर वीडियो सही लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हैंड रिटन नोट्स के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हैंड रिटन नोट्स आपको दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं आज के सेशन का। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कौशल की विशेषता नहीं है? ये जो नहीं वर्ड है ये बड़ा खतरनाक है, डेंजर है सीटेट में। तो सीटेट में नहीं वर्ड को आप ध्यान रखिएगा। तो नहीं है, इसका आप पूरा ध्यान रख करके ऑप्शन को पढ़ेंगे। शिक्षण कौशल शिक्षक क्रियाओं अथवा व्यवहारों से संबंधित है। ये संबंधित होते हैं, यानी कि अगर कौशल पूछता है ये शिक्षण कौशल की विशेषता है तो ये सही हो जाता, लेकिन नहीं पूछा गया है इसलिए ए गलत हो गया। शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने में सहायता एवं सुगमता प्रदान करते हैं। शिक्षण कौशल, ये जो टीचिंग स्किल्स हैं, वो छात्रों को सीखने में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये बी जो है वो हो सकता है डाउट में, क्योंकि यहाँ पर छात्रों को सीखने में सहायता प्रदान करते हैं, जबकि टीचिंग स्किल्स जो है वो छात्रों को सीखने में सहायता प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि जो पढ़ा रहे हैं यानी कि शिक्षकों को पढ़ाने में या शिक्षकों को सीखने में सहायता प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर बी थोड़ा सा डाउटफुल है, आगे देखते हैं। शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण व्यवहार की सभी इकाइयों से संबंधित है। हाँ, ये भी सही है, ये तो सही संबंधित है, लेकिन ऑप्शन ने पूछा नहीं तो ये भी नहीं होगा। शिक्षण कौशल शैक्षिक विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। शैक्षिक विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। हाँ, ये भी सही है, तो डी भी सही है। तो यहाँ पर ए सही है, सी सही है, डी सही है, लेकिन कौन पूछ रहा है? जो नहीं है। तो नहीं का भाई नहीं, यानी कि बी हो जाएगा। बी में अगर यहाँ पर रहता शिक्षक तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ नहीं पूछा है और लिख दिया छात्र, तो बी होगा। तो यही है सीडीपी का तरीका कि आप सबसे पहले उन ऑप्शन को काटिए जिसमें आपको ये लगता है कि वो इसमें से ये नहीं होगा। और सीडीपी का कोई बुक आपको अच्छा सीडीपी में स्कोर नहीं करा सकता है जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। सबसे पहले प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद थ्योरी पढ़ो, जीन पियाजेट पढ़ो, स्किनर पढ़ो, नॉम चॉम्स्की पढ़ो, वाइगोस्की पढ़ो, अल्बर्ट बंडूरा पढ़ो, ये सब कोलबर्ग पढ़ो, ये सब पढ़ो। उसके बाद फिर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा माइंड में सेट होगा। तो आपके लिए कोई एक तरह का बुक क्लियर नहीं है। अगर आपको तैयारी करना है तो जितना हो सके आप एमसीक्यू करो। मेरे वीडियो से नहीं कर सकते हो तो कहीं और से करो, लेकिन करो। ये शॉर्ट्स वीडियो 10-10 क्वेश्चन का इसलिए है, आप लोग के लिए ही डिज़ाइन किया गया। आप कहीं भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 11 का हो जाएगा बी। 11 का क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति की सटीक व्याख्या नहीं करता है? देखिए यहाँ भी नहीं है। शिक्षण की प्रकृति कैसा? नेचर ऑफ टीचिंग की सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। यहाँ भी नहीं है। नेचर ऑफ टीचिंग, शिक्षण की प्रकृति। शिक्षण एक अंतःक्रिया है। शिक्षण एक अंतःक्रिया प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षण जो है एक दूसरे से संबंधित प्रक्रिया, अंतःक्रिया है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों ही है। देखिए, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों ही है। ये सवाल पूछ रहा है, आप लोग आंसर बताइएगा। ये ऑप्शन है, आंसर बताइएगा। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। क्या शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, या शिक्षण केवल शिक्षक के लिए ही उपयोगी है? देखिए, साइकोलॉजी बड़ा महीन चीज़ है। ये जो नहीं बोल दिया तो नहीं, आपको पूरा जब तक आप क्वेश्चन डील नहीं कर सकते हो तब तक आपको ध्यान में रखना है। अब आइए, शिक्षण एक अंतःक्रिया है, ये तो है, लेकिन ये वहाँ पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो यहाँ ए तो सही हो जाएगा। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों, हाँ कला विज्ञान दोनों है, तो बी भी सही हो जाएगा। आप लोग आप कमेंट कीजिए कौन सा आंसर सही होगा। दो ऑप्शन हम काट दिए हैं, ए और बी। अब आइए सी और डी में बताइए। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। हाँ है, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है तो ही है। आप टीचिंग करते हो, पढ़ाते हो, आप किसी को सिखाते हो तो उसके अंदर विकास तो होता ही है, डेवलपमेंट होता ही है। तो सी भी गलत हो जाएगा। शिक्षण केवल शिक्षक के लिए ही उपयोगी है। केवल, अब आइए सीटेट का खतरनाक वर्ड केवल। केवल जो है नहीं का जुड़वा भाई है। केवल नहीं का जुड़वा भाई है। तो जानिए कि केवल भी निगेटिव और नहीं भी निगेटिव, इसलिए निगेटिव का भाई निगेटिव। ये है ट्रिक। निगेटिव का भाई निगेटिव, निगेटिव का भाई कौन? निगेटिव। ठीक, ये हो गया ट्रिक। लेकिन पूरा पढ़ते हैं। शिक्षण केवल शिक्षक के लिए ही उपयोगी है। शिक्षण, अच्छा शिक्षण सिर्फ और सिर्फ टीचर के लिए उपयोगी है नहीं,
स्टूडेंट के लिए भी उपयोगी है। इस हिसाब से आंसर नंबर कितना सही हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थोड़ा डिटेल हो जा रहा है, चलते हैं थोड़ा स्पीड में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? लर्निंग को कौन सा स्टेटमेंट सही से एक्सप्लेन करता है? अधिगम प्रक्रिया तथा परिणाम है, लर्निंग जो है प्रोसेस और रिजल्ट है, या फिर अधिगम प्रक्रिया तथा परिणाम है, या फिर आगे पढ़ते हैं, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, सतत तो प्रक्रिया है ही अधिगम। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, ये भी है, और उपरोक्त सभी, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी सही। तो जब भी अगर ऐसा ऑप्शन रहे कि आपको दिया रहे इनमें से सभी या उपरोक्त सभी, तो आप उपरोक्त में से सभी को ही टिक लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यही होता है। या एक या दो, दोनों सही, तो सीडीपी में आप कोशिश कीजिएगा कि वही सही होगा। सीडीपी का एक और ट्रिक समझ लो, जो ऑप्शन सबसे लंबा होता है, सबसे ज़्यादा वर्ड में लिखा जाता है, वो ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि वो सही ही होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऐसे 13 का जो आंसर हो रहा है, वो 13 का आंसर हो रहा है डी, तो 13 का क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि तो है ही, पहले प्रश्न करेंगे, फिर उत्तर लेंगे, फिर उसके लर्निंग गैप को पता करेंगे, उसके बाद फिर उसके लर्निंग गैप को फिल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम एलिफेंट का स्पेलिंग पूछते हैं, एलिफेंट का स्पेलिंग में बच्चा जो है ELIPHINT बोल देता है। हमको लर्निंग गैप पता चल गया कि यहाँ पर जहाँ आई बोल रहा है वहाँ ई होना चाहिए, बस उस लर्निंग गैप को हम फिल कर देंगे। तो मिला जुला करके जो है, जब हम प्रश्न किए तब तो उत्तर मिला, और उस लर्निंग गैप का, यानी कि उसमें जो वो सीख रहा है अधिगम में, जो अधिगम वो कर रहा है उसमें कमी की पता चला, और उसके बाद फिर हम उसका जो है आपको ट्रीटमेंट कर दिया। तो उस हिसाब से प्रश्नोत्तर विधि भी सही है, शिक्षण की विधि नहीं पूछा है, इसलिए प्रश्नोत्तर विधि भी एक शिक्षण की ही विधि है। और यहाँ पर सवाल जो है वो नहीं से है, तो नहीं का भाई जो होता है वो नहीं होता है, तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि सही हो जाएगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि तो होता ही है, आप लोग जब पढ़ोगे, इसका कंटेंट पढ़ोगे, तो उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि हम पढ़ाएंगे। साक्षात्कार विधि, अन्वेषण विधि। देखिए अन्वेषण विधि भी होता है, साक्षात्कार कोई विधि नहीं होता शिक्षण का, बल्कि शिक्षण होने के बाद जब आप किसी बच्चे का काउंसलिंग करते हो, तब जाकर के साक्षात्कार विधि होता है। जैसे अभी बीपीएससी टीआरई चल रहा है, बीपीएससी टीआरई में 2 ठो प्रोसेस है, एक सीटेट पास करना है और सरकारी नौकरी लेने के लिए एलिजिबल हो जाना है, दूसरा है बीपीएससी में जा करके एग्ज़ाम देना है बीपीएससी टीआरई का, और उसके बाद फिर वहाँ क्वालिफाई करके तो डायरेक्ट आपका नाम आ गया, और जो जिला मिला, गाँव मिला, पंचायत मिला, वहाँ जा करके आप ज्वाइन कर लेंगे। ये हुई बात। लेकिन अगर उसी बीपीएससी में केवीएस के जैसा साक्षात्कार भर दे, तो क्या साक्षात्कार में वो सिखाता है आपको, स्पेलिंग पढ़ाता नहीं, वो आपका साक्षात्कार लेता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपका काउंसलिंग करता है, वो आपको पढ़ाता नहीं है। तो शिक्षण की विधि ये नहीं है, काउंसलिंग करना, इंटरव्यू लेना, ये शिक्षण की विधि नहीं है। देखिए बहुत मेहनत लगता है बोलने में, गर्दन दर्द करने लगता है, सर दर्द करने लगता है। तो आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट फिर बीच में यही है कि प्लीज़ शेयर कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, बिल्कुल लाइक करना मत भूलिए। और अगर कुछ गैप रह जा रहा है, कुछ कमी रह जा रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में करो, हम नेक्स्ट टाइम इसको पूरी कोशिश करेंगे कि सुधार सकें। निम्नलिखित में से शिक्षण के सूत्र कौन से हैं? देखिए शिक्षण के सूत्र कौन से? ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। अब इसका आंसर आप लोग दीजिए, कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट कीजिए। ज्ञात से अज्ञात ये एक टीचिंग मेथड है, ठीक है, ये सही है। स्थूल से सूक्ष्म है ना, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, ये होता ही है। सरल से जटिल, इजी टू हार्ड होता ही है। पूर्ण से अंश है ना, ये भी होता ही है। तो यहाँ पास ए भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है। तो यहाँ पास ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये सभी डी आंसर सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन से कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? व्यक्तित्व क्या होता है? पर्सनालिटी। पर्सनालिटी मतलब आपका जो खड़ा हुआ पर्सनालिटी है, आप शर्ट पहने हो, पैंट पहने हो, इंग्लिश बोल रहे हो, आप थोड़े से सुडौल बॉडी के हो, आपका हेयर स्टाइल अच्छा है, आप अगर फीमेल है तो अच्छा सा ड्रेस पहनती है, सूट पहनती है, गुड लुकिंग दिखती है, या फिर बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रही है, या फिर बहुत अच्छे बिहेव की है, तो इस तरह का जितना चीज़ है सब पर्सनालिटी के अंदर आता है। पर्सनालिटी वर्ड जो है पर्सोना से बना है, जिसका मतलब होता है व्यक्तित्व से रिलेटेड। तो व्यक्तित्व जो है आपका कंप्लीट बोली से लेकर के, बॉडी से लेकर के, स्किल से लेकर के, लैंग्वेज से लेकर के और नॉलेज तक को डिनोट करता है। तो यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो पर्सनालिटी पर असर डालते हैं? दैहिक और वंशानुक्रम। जी हाँ, जैसे आपके पापा दिखते होंगे वैसे आप दिखते होंगे, मम्मी दिखती होगी वैसे आप दिखती होगी। तो ये आप
आपको लगभग जो है कुछ हद तक तो सही लग रहा है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है उसको हम लोग देखेंगे। दैहिक एक वंशानुक्रम, खाली दैहिक वंशानुक्रम नहीं, मनोवैज्ञानिक कारक भी हो सकता है, सही है। पर्यावरणीय कारक और प्रयोगात्मक कारक भी होगा। देखिए ये 1 2 4 तीनों तो होगा, लेकिन जैसे ही पर्यावरणीय कारक बोल दिया तो पर्यावरणीय कारक में सब आ गया। पर्यावरण में वंशानुक्रम भी आ गया, मनोवैज्ञानिक भी आ गया, प्रयोगात्मक भी आ गया। तो हम इससे पहले भी सीडीपी के प्रैक्टिस में बताए हैं कि देखिए सीडीपी में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा जो चारों ऑप्शन सही रहेगा, लेकिन आपको देखना ये है कि ज़्यादा ताकतवर कौन है। तो ज़्यादा ताकतवर यहाँ पर थर्ड है, पर्यावरण में सब आ जाएगा। पर्यावरण मतलब क्या, आसपास की चीज़ें। तो पापा जो हैं, मम्मी जो है, वो आसपास की चीज़ें ही हैं और आपको जन्म दी है, तो उस हिसाब से यहाँ पर सब आ जाएगा, मनोवैज्ञानिक भी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि यह नवीन शिक्षण तकनीकों का ज्ञान प्रदान करता है या समस्त शैक्षिक समस्याओं का। अच्छा रुकिए 16 का ऑप्शन देखे दीजिए। 16 क्वेश्चन यहाँ है और बोल रहे हैं कि सब सही है, उसमें ए बी सी डी सब सही है। 16 ऑप्शन यहाँ है। अच्छा यहाँ कूट दिया हुआ, ठीक। तो कूट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 16 का ऑप्शन जो होगा वो कौन सा सही होगा। हम बोल रहे थे ना कि सब सही है, 16 में सब सही है, लेकिन जो ज़्यादा ताकतवर है उस पर आप टिक लगाएंगे। तो 16 का कूट के हिसाब से जो होगा वो 1 3 4 होगा, दूसरा को छोड़ करके सब होगा। यहाँ पर सी आंसर सही हो गया, ठीक है, याद रखिएगा 16 वाले में, है ना। 16 वाले में सही याद रखिएगा कि 1 3 4 होगा। यहाँ पर कूट दे दिया तो उस हिसाब से हम इस पे लगाएंगे। ऐसे पर्यावरण ज़्यादा मजबूत रहता है, अगर पर्यावरण खाली ऑप्शन में रहता तो। शिक्षण मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि नवीन शिक्षण तकनीकों का ज्ञान प्रदान करता है, समस्त शैक्षिक समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने में सहायता प्रदान करता है, मूल्यांकन की नवीन तकनीकों को सीखने में। देखिए सिर्फ मूल्यांकन के लिए आप सीडीपी पढ़ रहे हो, सिर्फ मूल्यांकन करने के लिए सीडीपी नहीं पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर सी गलत हो गया। शिक्षक को समय को समझने के लिए कभी भी कोई सीडीपी नहीं पढ़ता है, या चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी नहीं पढ़ता है या साइकोलॉजी नहीं पढ़ता है, तो यहाँ सी और डी गलत हो गया। नवीन शिक्षण तकनीकियों का ज्ञान प्रदान करने के लिए, नवीन शिक्षण तकनीकी का ज्ञान प्रदान करने के लिए अगर आप पढ़ोगे तो उसके लिए तो आप सीडीपी के अलावा भी पढ़ सकते हो। जैसे आईसीटी पढ़ लो, आईसीटी में कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है, फिर बहुत सारा चीज़ है। तो ये ए भी नहीं होगा, बल्कि जितना भी समस्या आ रहा है पढ़ाने के दौरान उसको सफलतापूर्वक निपटारा के लिए हम लोग सीडीपी पढ़ते हैं, जिसमें बच्चे का कॉग्निशन से रिलेटेड ही प्रॉब्लम आ सकता है, सेंस से रिलेटेड यानी कि संवेगात्मक प्रॉब्लम भी आ सकता है। सब निपटारा सीडीपी पढ़ने के बाद होगा। बच्चे के बारे में आप समझ पाते हैं सीडीपी पढ़ने के बाद। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो बी सही होगा 17 का। बुद्धि और विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सी बात सही है। दोनों प्रक्रिया प्राकृतिक है, वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा विकास में बाहरी कारक की आवश्यकता होती है। यदि वृद्धि संतोषजनक है तो विकास स्वतः हो जाता है। दोनों प्रक्रिया बिना बाहरी हस्तक्षेप के साथ साथ चलती है। देखिए बुद्धि और वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ जो होता है वो बॉडी से रिलेटेड होता है। ग्रोथ किससे रिलेटेड होता है, बॉडी से। विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, पर्सनालिटी से डेवलपमेंट होता है, रिलेटेड होता है। तो आपको ये बोल रहा है कि दोनों प्रक्रिया कैसी है, संदर्भ में बुद्धि और विकास के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। आंसर दीजिएगा आप लोग, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए। दोनों प्रक्रिया या फिर बुद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा विकास, वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया तथा विकास बाहरी कारक की आवश्यकता होती है। चलिए देखते हैं, एक गलत, सी गलत, डी गलत। वृद्धि एक नेचुरल प्रोसेस है, जबकि विकास जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर पर असर डालता है। तो यहाँ पर 18 का कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। व्यक्तित्व के विकास में विरासत तथा परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। व्यक्तित्व का विकास, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है तो परिवेश तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। इंग्लिश परिवेश में जन्मा बच्चा इंग्लिश बोलता है। आप अगर बच्चे के सामने गाली दोगे तो गाली जरूर सीखेगा। आप अगर भोजपुरी बोलते हो तो भोजपुरी बोलेगा, हिंदी बोलते हो तो हिंदी बोलेगा, अरबी बोलते हो तो अरबी बोलेगा। तो व्यक्तित्व के विकास में परिवेश तो बहुत ज़्यादा है। विरासत तो असर डालता ही है। तो इसमें से कह रहा है कि संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। अच्छी विरासत बुरे परिवेश की क्षतिपूर्ति कर सकती है। विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है। बुरा परिवेश अच्छे विरासत को दबा सकता है। अच्छा परिवेश बुरी विरासत की क्षतिपूर्ति कर सकता है। अब आइए ए बी सी डी में आप आंसर में सही आंसर दीजिए
कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है। जी हाँ, विरासत और परिवेश का योगदान बराबर होता है। अच्छी विरासत बुरे परिवेश की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती है। कई जगह अच्छे घराने में भी पढ़े लिखे लोग हैं, पीएचडी हैं, लेकिन उनके यहाँ लोग कुछ अनपढ़ निकल जाते हैं, मैट्रिक तक ही पढ़ते हैं। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि अच्छा विरासत अच्छा परिवेश को जन्म देगा, और सिर्फ अच्छा परिवेश भी ऐसा नहीं हो सकता है, बुरा परिवेश अच्छे विरासत को दबा सकती है। ऐसा भी नहीं है कि अच्छे विरासत को दबा सकती है, अच्छा परिवेश बुरी विरासत को नहीं। यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो बी सही है। आइए लास्ट एंड 20 यानी कि 10वां क्वेश्चन, इस सीरीज का 10वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया है? बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित किसने ये बात कहा कि जो आपका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है वो माइंड से रिलेटेड है? देखिए, मेंटल डेवलपमेंट के बारे में सबसे ज़्यादा जो बात किए हैं वो किए हैं कॉग्निशन के बारे में कौन बताया है? जीन पियाजे। और संज्ञान के बारे में तो यहाँ पर पढ़ते हैं जेरन एस ब्रेनर, ये नहीं होगा, डेवी असुबेल होगा नहीं, हिल्डा ताबा होगा नहीं। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो बी होगा, जीन पियाजेट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निशन, थ्योरी ऑफ कॉग्निशन, है ना। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। तो ये हुआ आज का 10 क्वेश्चन जो 500 MCQ का सीरीज था। प्लीज़ एक छोटा सा रिक्वेस्ट जिसमें आपका 1 रुपया खर्च नहीं होने वाला है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा प्रेम बरसा दो हमारे ऊपर, थोड़ा सा प्रेम बरसा दो, थोड़ा सपोर्ट कर दो। हम कैसे ग्रोथ करेंगे? आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा, सिर्फ मेहनत करवाइएगा, तो ये तो सही नहीं है। आपको हम CDP का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। 500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के बाद आप एग्ज़ाम दे के आना। 110% हम आपको गारंटी देते हैं, जब एग्ज़ाम दे के आओगे तो कहोगे कि CDP में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और हाँ, EVS का भी प्रैक्टिस सीरीज बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, EVS CDP का। तो आप ध्यान रखिए, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, लास्ट बार रिक्वेस्ट है। और फिर वही बात बोलते हैं कि चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले किसी 500 MCQ सीरीज़ के 10 क्वेश्चन सीरीज़ में। और जब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विजिट अगेन।